वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये है समसामयिक घटना चक्र, जो कि उसमें करंट अफेयर दिया गया है हुआ है नवंबर और दिसंबर 2022 का। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए। तो 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 हुआ है। इसकी 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के बारे में देखेंगे। इसकी भूमिका देख लेंगे पहले। तो आईसीसी T20 विश्व कप है जो क्रिकेट मैचों की एक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। इसका आयोजन है जो आईसीसी द्वारा किया जाता है। प्रथम आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2007 में और दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में आयोजित हुआ था, जो कि प्रथम आईसीसी T20 विश्व कप था 2007 में दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय टीम प्रथम आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की विजेता बनी थी। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2022 के पूर्व तक इस टूर्नामेंट के 7 संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है। इसमें भारत 2007 में, पाकिस्तान 2009 में, इंग्लैंड 2010 में, श्रीलंका 2014 में तथा ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस टूर्नामेंट को एक एक बार जीतने में सफल रही हैं। और सबसे पहले किसने जीता था? तो भारत ने जीता था, याद रखिएगा। अभी तक वेस्ट इंडीज़ एकमात्र ऐसी टीम थी जो इस टूर्नामेंट को 2 बार जीतने में सफल रही है। यह भी इम्पोर्टेंट है। जो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी इसने 2 बार जीता है, एक 2012 में और 2016 में। अभी का करंट का देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट के 8वें संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ है और 16 अक्टूबर से ये 13 नवंबर 2022 तक ये चला है। ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में हुआ था, याद रखिएगा। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच का आयोजन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में किया गया था। फाइनल मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया था। तो विजेता कौन था? इंग्लैंड था और पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया था। इस प्रकार इंग्लैंड की टीम ने दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीत लिया है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड पहली ऐसी पुरुष टीम बन गई है जो एक ही समय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI तथा T20 दोनों प्रारूपों में विश्व कप प्रतियोगिता की चैंपियन रही है। T20 विश्व कप 2000 इंग्लैंड में कप्तान जॉस बटलर रहे थे। तो इंग्लैंड के कप्तान कौन थे? जॉस बटलर रहे थे। जबकि फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच है जो सैम करन इंग्लैंड को घोषित किया जा। तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच है जो सैम करन को, और इंग्लैंड के जो कप्तान थे वो जॉस बटलर थे। इनके नाम याद रखिएगा। ये उसके बारे में दिया गया हुआ कितनी टीम थी। तो यहाँ पे दिया गया हुआ है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन को दिया गया। प्रतिभागी टीमें 16 थी। मेज़बान देश ऑस्ट्रेलिया था। आयोजन कब किया गया? 16 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2022 के बीच में किया गया। फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच सैम करन इंग्लैंड को दिया गया। ये सब अच्छे से याद रखिएगा। और कहाँ किया गया था? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में किया गया। फाइनल मैच का परिणाम क्या हुआ? विजेता इंग्लैंड हुआ, उपविजेता पाकिस्तान हुआ है। विराट कोहली के बारे में कुछ बताया गया है, देख लेंगे। विराट कोहली आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली ने वर्ष 2012 से 22 के मध्य 5 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के दौरान 27 मैचों में 14 अर्धशतकों की सहायता से कुल 1141 रन बनाए हैं। प्रतियोगिता के दौरान कोहली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, भारत में चीते का पुनर्वास हुआ है अभी, उसके बारे में दिया गया हुआ है, ये देख लेंगे। और तो चीता है विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी है। तो विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी कौन है? तो चीता है। यह 30 मीटर पर सेकेंड तक की गति से दौड़ने में सक्षम है। यह फैलिडे परिवार का सदस्य है। और चीते की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्रक से हुई, जिसका अर्थ होता है चित्तीदार। IUCN के अनुसार वर्तमान में विश्व में वयस्क चीतों की कुल ज्ञात संख्या है जो 6517 अनुमानित है। वर्तमान में चीते केवल एशिया में, पूर्वी ईरान के शुष्क क्षेत्रों तथा अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में चीतों की आबादी मुख्यतः नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में बोत्सवाना आदि देशों में पाई जाती है।
विश्व में किसी देश के संदर्भ में चीतों का सबसे ज़्यादा संख्या नीबिया में है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के कारण द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के उपनाम से भी जाना जाता है। किसे? नीबिया को है तो द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। IUCN के अनुसार ईरान में चीतों की आबादी 50% चीतों से भी कम आंकी गई है। वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज में चीतों को सुभेद्य की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि एशियाई चीता, जिसका अस्तित्व अब केवल ईरान में ही है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। जो एशियाई चीता है जिसका अस्तित्व ईरान में ही है और ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। भारत में चीता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लेंगे तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में चीते पहाड़ी, तटीय तथा पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में पाए जाते थे। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक चीतों का अस्तित्व कायम था। हाल ही में वनों में बड़े पैमाने पर शिकार और प्राकृतिक वास के नष्ट होने के कारण भारत में चीतों की संख्या में कमी होती चली गई है। यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो प्रोजेक्ट चीता के बारे में देख लेंगे। ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे। 17 सितंबर 2022 को नीबिया से लाए गए थे चीते और ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और कहाँ लाए गए थे? ये तो कूने राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश है, यहाँ पे लाए गए हुए थे और ये रहने के लिए इनके लिए मुक्त है। तो ये वाला है जो बना लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। उद्देश्य क्या है उनको यहाँ लाने के लिए? चीतों को भारत में उसके ऐतिहासिक निवास स्थल में पुनराविष्ट करने के लिए इनको लाया गया है। भारत नीबिया समझौता 20 जुलाई 2022 को भारत ने नीबिया के साथ वन्यजीव संरक्षण और सतत जैविक उपयोगिता से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और नीबिया समझौता क्या था? 20 जुलाई 2022 को भारत और नीबिया द्वारा वन्यजीव संरक्षण, सतत जैव विविधता उपयोग से संबंधित था समझौता ज्ञापन। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल NTCA समझौता हुआ है 2 अगस्त 2022 को। इंडियन ऑयल ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यह भी याद रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2021 और 22 का बारे में दिया गया है, इसकी पृष्ठभूमि देख लेंगे। ये प्रतिवर्ष अनेक अध्ययन प्रकाशित होते रहते हैं मानव विकास को दर्शाने हेतु, परंतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक अधिक प्रामाणिक व वास्तविकता के नज़दीक माना जाता है। 1990 से ही वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है। ये इस रिपोर्ट के तहत सूचकांक में विश्व के 191 देशों के मानव विकास के स्तर पर आकलन करते हुए उन्हें वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। समग्र मानव विकास सूचकांक HDI मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों को समाहित करता है। 3 मूलभूत आयाम कौन कौन से देख लेंगे। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या संभावित कुल आयु जो लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता को प्रतिबंधित करती है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष जो ज्ञान अर्जित करने में क्षमता दर्शाते हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जिससे शालीन जीवन स्तर और हासिल करने की क्षमता की झलक मिलती है। तो ये 3 आयाम दिए गए हुए हैं। अच्छे आयाम यहाँ पे मानव विकास के आयाम का ये सर्कल बना हुआ है, इसमें क्या क्या आता है ये देखेंगे। मानवीय सामर्थ्य में प्रत्यक्ष वृद्धि, मानव विकास है तो परिस्थितियों का सृजन। फिर ये ज्ञान आता है, साम्य जीवन स्तर आता है, सामाजिक न्याय एवं समानताओं को प्रोत्साहन, मानव सुरक्षा एवं अधिकार, पर्यावरणीय संपोषणीयता, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। तो ये थे मानव विकास के आयाम। वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे। 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 को जारी किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 और 22। रिपोर्ट का नाम देख लेंगे क्या था? अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लिव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ये रिपोर्ट का नाम है। ये 8 सितंबर 2022 को UNDP द्वारा जारी की गई थी, याद रखिएगा।
यहाँ पे SDI के आकलन है 3 संकेतों का प्रयोग का ये चित्र बना हुआ है। तो SDI के आकलन हेतु 3 संकेतों का प्रयोग किया गया है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक LEI, शिक्षा सूचकांक EI और आय सूचकांक। और जो शिक्षा सूचकांक है ये 2 आंकड़ों पर आधारित है, एक स्कूल अवधि के औसत वर्ष पर है और दूसरा है स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष पर। यह मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 का ये सब आरेखी चित्र है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय शिक्षा संगठन है। इसके सदस्यों का विस्तार 81 देशों में है। FEE की स्थापना 1981 में लीडेन नीदरलैंड्स में फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन यूरोप के रूप में हुई थी। इस वर्ष 2001 में FEE का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया और तब से यह संगठन FEE के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2001 से यह संगठन मुख्यतः यूरोप के बाहर फल फूल रहा है। इसके सदस्यों का विस्तार विश्व के प्रत्येक महाद्वीप में है। वर्ष 2012 में इस संगठन का मुख्यालय के रूप में कोपहेगन डेनमार्क को चुना गया था। तो FEE का मुख्यालय है जो डेनमार्क है, कोपेनहेगन को चुना गया। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों, बंदरगाहों तथा नौका पर्यटन संचालकों को प्रदान किए जाने वाले विश्व के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इको लेबल में से एक है। FEE द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन 4 प्रमुख श्रेणियों में विभक्त 33 कठोर मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र का वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे तो 26 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया और इसकी विज्ञप्ति है जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई। 2 भारतीय समुद्रगुप्त ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र का वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे। ये 26 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें 2 भारतीय समुद्र तट थे, एक थुंडी तट था, एक कदमत तट था। इन तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदत्त किया गया। कौन कौन से तट थे? थुंडी तट और कदमत तट। अब तक भारत में 12 भारतीय समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन पत्र प्राप्त हो चुका है। कितने हैं? 12 हैं। एक है शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव दादरा नागर हवेली दमन दीव, पुदुबिद्री कर्नाटक, कासरकोड कर्नाटक, कोप्पड़ केरल, कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुदुचेरी। राशिकोंडा आंध्र प्रदेश है, गोल्डन ओडिशा को है, राधानगर स्वराज द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थुंडी तट लक्षद्वीप, कदमत तट लक्षद्वीप। तो ये अभी है जो जिनको मिला है वो है थुंडी और कदमत, ये दोनों हैं जो लक्षद्वीप के हैं। टोटल 12 हो गए हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला हुआ है। ब्लू फ्लैग मिलने के लाभ क्या हैं ये देख लेंगे। प्रमाणन संरक्षण और तटीय राज्यों में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरणीय पर्यटन में वृद्धि होगी जिससे राजस्व की कमी को दूर किया जा सकेगा। तो ये इसके लाभ दिए गए हुए हैं। नेक्स्ट है INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत है, याद रखिएगा इसका नाम। यहाँ पे INS विक्रांत का आरेखी चित्र दिया गया हुआ देख लेंगे। इसका जलावतरण कब किया गया? 2013 में किया गया था जलावतरण और इसके बाद में ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। फिर ये 28 जुलाई 2022 को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। फिर इसके बाद में ये 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया गया। पहले है जो ये कोचिन शिपयार्ड द्वारा भारतीय। इस पोत का ध्येय वाक्य क्या है? तो इस पोत का ध्येय वाक्य मोटो है जयम संयम युद्धि स्पर्श, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ये इसका ध्येय वाक्य याद रखिएगा। इसकी विशेषताएं क्या है INS विक्रांत की?
भारत के सामुद्रिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत है यह भारतीय नौसेना हेतु डिजाइन एवं निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ये स्वदेशी है। इस विमान वाहक पोत की लंबाई 262.5 मीटर तथा चौड़ाई 61.6 मीटर है और इस पोत का पूर्ण विस्थापन लगभग 43,000 टन है। यह पोत कुल 88 मेगावाट शक्ति की 4 गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित है जो इसे 28 समुद्री मील की अधिकतम गति तक प्रदान करते हैं। पोत में लगभग 2200 कंपार्टमेंट हैं जिन्हें लगभग 1600 चालक दल हेतु डिजाइन किया गया है। यह पोत अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे मशीनों, ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन आदि से युक्त है। यह पोत स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों और हल्के लड़ाकू विमानों को संचालित करने में सक्षम है। इसके साथ यह पोत मिग 29 के लड़ाकू विमानों, पूर्व हवाई चेतावनी हेलीकॉप्टरों, कामोव 31 के और MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों से लैस है। इस पोत से विमानों के संचालन हेतु शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी पद्धति का उपयोग किया गया है और यह विमान को लॉन्च करने के लिए स्की जंप से युक्त है। यह लगभग 76% स्वदेशी उपकरणों से लैस है। INS विक्रांत के निर्माण के दौरान कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के 2000 से अधिक कर्मचारियों का प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022। तो यहाँ पे इसका एक आरेख चित्र दिया गया हुआ लॉजिस्टिक का, तो ये देख लीजिएगा। तो इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य है 21 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान किया गया। तो इसकी स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो ये सितंबर में की गई, 21 सितंबर 2022 को, और प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में की गई थी, याद रखिएगा। इसकी विशेषताएं क्या हैं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की? तो ये इसकी विशेषताएं हैं PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की पूरक है। ये लॉजिस्टिक सेवाओं में दक्षता लाना है और ये दोनों इसकी विशेषताएं हो गई। इसका लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक विश्व की मानक तुलना में भारत में लॉजिस्टिक की लागत में कटौती करना, LPIR में सुधार लाना, डाटा आधारित निर्णय समर्थन तंत्र की संरचना करना। तो ये इसके लक्ष्य राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 के, और ऊपर उसकी विशेषताएं दी गई हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022। इसके बारे में देख लेंगे। इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे। 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की थी। तो कब प्रदान की गई? 13 अक्टूबर 2022 को। यह नीति उत्तर प्रदेश में सतत एवं स्वच्छ गतिशीलता समाधानों एवं अवसंरचना को बढ़ा देने हेतु लक्षित है। साथ ही इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने में देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। तो ये था इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य। यहाँ पे ये उसका आरेख बनाया गया हुआ है। ये नीति है 2022 की है। 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो इसकी डेट याद रखिएगा, 13 अक्टूबर 2022 को मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे पहले। तो 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया है। कब किया था? 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया। तो क्वेश्चन आएगा जैसे कि भारत यूरिया बैग को किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत इसको लॉन्च किया गया, भारत यूरिया बैग। इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया है। तो कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का शुभारंभ किया गया? तो 600, याद रखिएगा ये संख्या।
साथ ही प्रधानमंत्री ने उर्वरक पर ई पत्रिका इंडियन एज का भी विमोचन किया है। तो प्रधानमंत्री ने उर्वरक पर एक पत्रिका का विमोचन किया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंडियन एज, और ये ई पत्रिका है उर्वरक पर आधारित है। अब है जो एक राष्ट्र एक उर्वरक के बारे में देख लेंगे। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत विक्रय किए जाएंगे। जो उर्वरक है पूरे देश में एक ब्रांड होगा, उसका नाम होगा भारत, इसके तहत विक्रय किए जाएंगे। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड के नाम से उपलब्ध होगा। स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादकों का विपणन भारत ब्रांड नाम के अंतर्गत करना अनिवार्य कर दिया है। जितने भी यूरिया जैसे उर्वरक होंगे उनका सभी का नाम ब्रांड होगा, उसका भारत नाम से होगा। इससे उत्पादन करने वाली कंपनियों से निरपेक्ष पूरे देश में उर्वरक ब्रांडों का मानकीकरण सुनिश्चित होगा। इस योजना के तहत कंपनियों को अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो एवं अन्य प्रासंगिक उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने के लिए अनुमति होगी। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2022, इसके बारे में देख लेंगे। जो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 है, ये 4 इसके सूचकांक दिए गए हुए हैं। ये किसके आधार पर इसका सूचकांक तैयार किया जाता है? अल्पपोषण, बाल दुबलापन संकेतक, और ये है बाल ठिकनापन, बाल मृत्यु दर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखिए, संकेतक हैं 4, ठीक है। यहाँ पे इसका आरेख दिया गया हुआ है, आरेख पढ़ लीजिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य है 13 अक्टूबर 2022 को ये कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक जारी किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था 13 अक्टूबर 2022 को। ये इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 है उसमें अंतिम 5 देश हैं। अंतिम 5 देशों में अंतिम पे है यमन है, और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इसका 120वीं रैंक है। 119वीं मेडागास्कर की है, 118 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और 117 पे चाड है। तो सबसे लास्ट में है यमन, 121वीं रैंक है इसकी। भारत, यहाँ पे भारत की स्थिति दी गई हुई है। भारत की रैंक है जो, इसमें 107 रैंक है, और स्कोर है भारत का 29.1। तो भारत का की जो रैंक है ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आता है, 107वीं रैंक है भारत की। सूचकांक का 17वां ये वार्षिक संस्करण था, 17वां संस्करण था। विषय क्या था इसका? विषय याद रखिएगा, खाद्य प्रणालियाँ रूपांतरण में स्थानीय प्रशासन पर केंद्रित था। और अंतिम 5 देश अभी ऊपर जो बताए थे वो थे, 121वें नंबर पर यमन है, और भारत कौन से नंबर पे है? भारत है जो 107वें नंबर पे है। नेक्स्ट है कुपोषण से निपटने में भारत के क्या प्रयास हैं? बच्चों, गर्भवती महिलाओं आदि की पौष्टिक स्थिति में सुधार है तो लक्षित राष्ट्रीय पोषण अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। और इसको कब शुरू किया गया? तो ये 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च किया गया था पोषण अभियान। ये तो याद रखिएगा, 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च किया गया था। यहाँ पे पोषण का फुल फॉर्म दिया गया हुआ, याद रखिएगा। पोषण का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन अभियान कुपोषण की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता था तथा इस समस्या का समाधान मिशन मोड में करने हेतु संकल्प है। नीति आयोग ने पोषण अभियान की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ये लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022। यहाँ पे इसका आरेखीय चित्र दिया गया है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 का, अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं थी। नंबर पहले पे है स्विट्जरलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड। तो पहले पे वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन है? तो ये स्विट्जरलैंड है, और ये 15वें संस्करण का 15वां संस्करण था वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 है जो 15वां संस्करण था। इसका शीर्षक था नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। और इसके बारे में दिया भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की इसमें 40वीं रैंकिंग है। इम्पोर्टेंट है, नवाचार वाले में भारत की रैंकिंग 40वीं है और स्कोर है 36.6। 29 सितंबर 2022 को वैश्विक नवाचार सूचकांक के 15वें संस्करण का प्रकाशन हुआ। कब हुआ था, तो 29 सितंबर 2022 को ये 15वां संस्करण था। और भारत की रैंक याद रखिएगा, 40वीं रैंक है भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट है PM श्री स्कूल योजना। इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। यहाँ पे इसका आरेख दिया गया हुआ है, देख लीजिएगा। PM श्री स्कूल योजना, तो ये कब शुरू की गई है, 7 सितंबर 2022 को नई केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो मंजूरी कब प्रदान की, 7 सितंबर 2022 को। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना का क्रियान्वयन कब तक चलेगा, 5 वर्षों की अवधि दी गई है, 2022-23 से लेकर 2026-27 के दौरान ये प्रस्तावित है। और मंजूरी कब की गई, 7 सितंबर 2022 को प्रदान की गई थी। और इसमें क्या क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है इसके लिए, तो चयन की प्रक्रिया है चुनौती मोड के माध्यम से प्रति ब्लॉक ULB से अधिकतम 2 स्कूल, एक प्राथमिक, एक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का चयन होगा। अधिकतम 2 स्कूल होंगे प्रति ब्लॉक से, और किसके मोड से, चुनौती मोड के माध्यम से। तो इसकी डेट है जो वो याद रखिएगा, 7 सितंबर 2022। और उसके क्रियान्वयन रणनीति देख लीजिएगा। PM श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा KVS और NVS के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। और ये दूसरा है टॉपिक, मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है, तो ये गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इस मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना है। इस मिशन की परिकल्पना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई। यह मिशन विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। यह भी इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है REC को महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। REC को महारत्न का दर्जा, इसके बारे में पढ़ लेंगे एक बार। तो ये 21 दिसंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है REC को। और कब हुआ, 21 सितंबर 2022 को। और इसका स्थापित कब हुई थी REC, 1969 में स्थापित हुई थी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ये। देश भर में विद्युत क्षेत्र में वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है ये। और नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इससे जो नोडल एजेंसी के रूप में किस किस में नियुक्त है ये दिया गया हुआ है, तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय विद्युत कोष और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, ये नोडल एजेंसी के रूप में इसमें नियुक्त की गई है। और इसको महारत्न का दर्जा कब मिला है, तो 21 सितंबर 2022 को मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। इसके बारे में देख लेंगे अच्छे से। तो इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 44 देशों के साथ 44 देशों के 77 शहर, जिसमें 3 भारतीय शहर भी हैं, और शामिल करने की घोषणा की गई है। तो इसमें कितने देश हैं, 44 देश हैं इसके अंतर्गत, और 44 देशों के 77 शहर हैं, और जिसमें 3 भारतीय हैं। 3 भारतीय कौन कौन से हैं ये देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। नीलाम्बूर है जो केरल में, वो शामिल किया गया यूनेस्को GNLC में। और त्रिशूर ये भी केरल का है, और वारंगल ये भी तेलंगाना का है। तो इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में ये भारतीय शहर 3 जो शामिल हुए हैं, इनके ये नाम हैं। नेक्स्ट है बुरहान पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। तो पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है, तो प्रमाणित जिला बना है बुरहान। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
यहाँ पे योजना दी गई है और कब शुरू किया गया है इसके बारे में बताया गया है। तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी और अगस्त 2019 भारत सरकार द्वारा राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन हर घर जल का शुभारंभ किया गया था। यह कार्यान्वयन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था हर घर जल मिशन का? तो वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पर्याप्त एवं नियमित रूप से शुद्ध जल की आपूर्ति का प्रावधान करना है। 2024 तक, ये याद रखिएगा। और कब इसकी घोषणा की गई? 15 अगस्त 2019 को की गई थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य इसका क्या है? तो 22 जुलाई 2022 को बुरहान जिला मध्य प्रदेश, बुरहान जिला कहाँ है? ये एमपी का है। ये बुरहान जिला मध्य प्रदेश देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। तो देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है ये देखेंगे। तो 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई। कब की गई? तो 19 अक्टूबर 2022 को। और ये 53वां बाघ अभ्यारण्य है। कौन सा है ये? 53वां है। और ये इसका नाम है रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, नाम याद रखिएगा। और 53 और ये रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में। ये देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लेंगे। ये 1977 में रानीपुर वन्यजीव विहार के रूप में अधिसूचित किया गया था। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र है जिसमें बाघ, तेंदुए, स्थोल, रीछ, चित्तीदार हिरण, सांभर, चिंकारा जीवों का वास है। इसमें कई प्रकार के पक्षियों और सरीसृप की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवीनतम बाघ गणना के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 दर्ज की गई थी, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। ये जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में स्थित है। आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में, सॉरी। इसका नाम याद रखिएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैल। और भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ पे 526 बाघ है। सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, जिनकी संख्या 6 है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। क्षय रोग या तपेदिक टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणुओं के कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है। हालांकि यह शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। तो इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे। 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा किसने की है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को। इसका उद्देश्य है देश भर में 2025 तक टीबी का उन्मूलन करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता में सहयोग प्रदान करना। ये सन याद रखिएगा 2025 तक। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा टीबी पीड़ित व्यक्तियों को सामुदायिक सहायता प्रदान करने के लिए निश्चय 2.0 पोर्टल की शुरुआत की गई। निश्चय 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है? तो टीबी पीड़ित व्यक्तियों को सामुदायिक सहायता प्रदान करने से संबंधित है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। वर्तमान में भारत में तपेदिक नियंत्रण गतिविधियों को राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत संचालित किया जाता है। पहले इस कार्यक्रम को संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023, इसके बारे में देख लेंगे। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में नंबर, इसमें रैंक दी गई है। रैंक 4 है डेनमार्क की, 5 है स्वीडन की और 6 चिली पे है, 7 पे मोरक्को, 8वें पे भारत की रैंक है जो 8वीं है, याद रखिएगा। और 90 पे एस्टोनिया, 90 पे नॉर्वे है। भारत की 8वीं है, भारत की इम्पोर्टेंट है, याद।
नेक्स्ट टॉपिक है एशिया पाम ऑयल गठबंधन। तो भारत है जो एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, जो वैश्विक आयात के 15% हिस्से के लिए उत्तरदायी है। तो एशिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक कौन है? तो भारत हो जाएगा। इसके बाद चीन है, पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य इसका देख लेंगे। 21 सितंबर से 23 सितंबर 2022 के मध्य ग्लोबल इंडिया सम्मेलन का आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया था? तो ये आगरा उत्तर प्रदेश में किया गया ग्लोबल इंडिया सम्मेलन का आयोजन। यह सम्मेलन विश्व के अग्रणी खाद्य तेल और कृषि व्यापार सम्मेलन प्रदर्शनियों एवं पुरस्कारों में से एक है। सम्मेलन के दौरान एशिया पाम ऑयल का गठन को लॉन्च किया गया था। एशिया पाम ऑयल गठबंधन, इसको देखेंगे। तो एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयातक देशों के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों ने इस गठबंधन का गठन किया है। इन 5 देशों में कौन कौन से हैं ये देख लेंगे। भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल शामिल है। APOA की पहली आम सभा का आयोजन भारत के आगरा में हुए ग्लोबल शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। सम्मेलन के दौरान APOA के आधिकारिक वेबसाइट और लोगो को भी अनावरण किया गया। इसके साथ ही अतुल चतुर्वेदी को इस गठबंधन के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस गठबंधन के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अतुल चतुर्वेदी को चुना गया है APOA का पहला अध्यक्ष। तो APOA के सचिवालय का प्रबंधन द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य, तो इसमें गेहूं का क्या है समय? गेहूं का 2023-24 में है 1065 और 23-24 में इसका MSP है 2125 और MSP RMS ये है 2015 में 2015 है इसकी, और MSP RMS 2023-24 में 2115 रहेगी और 23-24 में भी 1065 रहेगी और वृद्धि हुई है 110 की। तो गेहूं का हो गया 2015 है और जौ का 1635 है, चना का 5230 है, मसूर का 5500 है और ये कुसुम और मस्टर्ड का 5050 है। तो याद रखिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फोर्ब्स भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति 2022 के शीर्ष 5 भारतीय अमीर हैं, जो गौतम अडानी एवं परिवार 150 इनकी डॉलर 150 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। मुकेश अंबानी है दूसरे नंबर पे, थर्ड पे है राधा किशन दामनी एवं परिवार और फोर्थ पे है साइरस पूनावाला और 5th नंबर पे है शिव नडार। नेक्स्ट है भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया है। अक्टूबर 2022 में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने चीनी के सबसे बड़े उत्पादक उपभोक्ता के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। भारत चीनी निर्यात के संदर्भ में भी वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही याद रखिएगा अच्छे से। यहाँ पे 2020-21 में भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। याद रखिएगा, ये गन्ना उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण हुआ है, इसके बारे में देख लेंगे। इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य है अग्नि भारत द्वारा विकसित मध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज के प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्रों बैलिस्टिक मिसाइल की एक श्रृंखला है। तो अग्नि कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि श्रृंखला की सभी मिसाइलें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। ये कैसी है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें यहाँ पे दी गई हुई हैं। तो अग्नि फर्स्ट है, मारक क्षमता इसकी 700 से 1250 है और अग्नि सेकेंड है, इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 है किलोमीटर दूरी तक है। अग्नि थर्ड है, इसकी है 3000 से 3500 किलोमीटर दूरी तक है और अग्नि फोर्थ की है 4000 किलोमीटर दूरी तक। अग्नि 5 की है 5000 किलोमीटर, आरंभिक 8000 से 10000 किलोमीटर और अग्नि पी प्राइम की है 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक।
इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे। 21 अक्टूबर 2022 को DRDO द्वारा नई पीढ़ी के परमाणु क्षमतायुक्त मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कब किया गया? 21 अक्टूबर 2022 को DRDO के द्वारा। इस मिसाइल का नाम है जो अग्नि प्राइम रखा गया, अग्नि प्राइम रखा गया इस मिसाइल का नाम। यह सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। कहाँ से किया गया है? ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था अग्नि P प्राइम का परीक्षण। विवरण इसका देख लेंगे। अग्नि P अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का अत्याधुनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। यह एक कनिस्तरीकृत मिसाइल है जिसे रोड या रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 4000 किलोमीटर के परास वाली अग्नि 4 एवं 5000 किलोमीटर के परास वाली अग्नि 5 मिसाइल में प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों का भी प्रयोग किया गया है। इसमें उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे कंपोजिट रॉकेट मोटर, रिंग लेयर, गायरोस्कोप आधारित इनवर्शियल नेविगेशन प्रणाली का भी प्रयोग किया गया है। यह एक द्विचरणीय मिसाइल है जिसका वजन है जो 23 से 25 टन है। नेक्स्ट है सैलेंडर लोरिस। सैलेंडर लोरिस क्या है? तो सैलेंडर लोरिस छोटे निशाचर प्राइमेट हैं, नरवानर हैं। ये क्या होते हैं? ये नरवानर हैं। ये मुख्यतः दक्षिण भारत एवं श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे इस जानवर का वजन है 275 ग्राम के बराबर होता है। इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे। 12 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले सैलेंडर लोरिस अभ्यारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की। तमिलनाडु सरकार ने की थी भारत के पहले सैलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की। कब की? 12 अक्टूबर 2022 को। यह अधिसूचना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26A की उपधारा फर्स्ट के खंड B के तहत जारी की गई थी। इसे कदावुर सैलेंडर लोरिस अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा, कदावुर सैलेंडर लोरिस अभ्यारण्य। कहाँ पे होगा? ये तमिलनाडु में होगा। इस अभ्यारण्य का विस्तार तमिलनाडु के कुरूर एवं डिंडीगुल के जिलों में होगा। यह अभ्यारण्य 11,806.56 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा। उल्लेखनीय है यह सैलेंडर लोरिस का अस्तित्व इसके अलावा इनके आवास एवं आबादी की नियमित निगरानी एवं जोखिमों के संयम पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। वर्तमान में लगभग 240 डुगोंग मौजूद हैं जिनमें अधिकांश तमिलनाडु तट पाकी खाड़ी में पाए जाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे। 21 सितंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा पाकी खाड़ी में देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना है तो सूचना जारी की गई है। 3 सितंबर 2021 को राज्य सरकार ने इस रिजर्व की स्थापना की घोषणा की थी। इक्कीस सितंबर 2022 को भारत ने उक्त रक्तचाप के विरुद्ध किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसमें जीता है? तो भारत ने उच्च रक्तचाप के विरुद्ध किए गए प्रयासों के लिए जीता है।